ये सुनने में आता है ना कि ये दबाव की वजह से नहीं आ रहे, और दबाव भी पार्टी के अंदर के लोगों का, तब मेरे को बड़ा दुख होता है कि इतनी कमजोरी और उन लोगों में जिनके पास कुछ है आज के दिन। चुगली जो है ना, चुगली वो करता है जिसका खुद का सामर्थ्य उतना ना हो जहां वो पहुंचना चाहता है, तो चुगली के माध्यम से पहुंचने का प्रयास करता है। तो मैं उस तरह का, शायद मेरी अपब्रिंगिंग उस तरह की नहीं है। किस तरह से आप उसको डिफाइन करें उसमें भी अंतर होगा। तो वो तो ठीक है, वो तो हर जगह होता है। वो तो मियाँ बीवी के रिश्ते में पूरी समझौता कहाँ होता है। सारी उम्र लड़ते नहीं। सर, आप पूर्व आईएएस रहे, पूर्व सांसद रहे, और अब एक स्ट्रगलर की भूमिका में हैं। इत्तेफाक रखते इस शब्द से, स्ट्रगलर? ना, स्ट्रगलर, मैं कोई भी चीज जो आप मन से करो मैं उसे स्ट्रगल नहीं मानता। स्ट्रगल तो वो होती है कि आदमी टूटा बैठा हो और फिर वो कुछ प्रयास करे कुछ हासिल करने का। तो मेरा उस नाते स्ट्रगल नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि एक बहुत अच्छा अनुभव है ये जो यात्रा के माध्यम से पूरे हरियाणा में जा रहे हैं। हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों से हम, अब 35वां हल्का है ये आज, तो उस नाते बहुत सुखद अनुभव है। और क्योंकि स्वेच्छा से है, अपनी मर्जी से है, अपनी खुशी से है। और आप मेरे जो सहयोगी यात्री हैं उनको भी देखना, जो 3 महीने से साथ चल रहे हैं, वो सारे कहते हैं ना राजी हैं। वो ये नहीं है कि धक्के मार के चला रखे हो। तो ये स्ट्रगलर वाला मैं नहीं मानूंगा। नहीं, स्ट्रगल तो वही ना, जो चीज आप अपनी मर्जी से कर रहे हो उसमें क्या स्ट्रगल है। वो तो आपको अच्छा लग रहा है लोगों के बीच जाना, सड़क पे चलना, तो उस नाते। नमस्ते जी, नमस्ते। तो सारे बुजुर्ग आ रहे हैं आपसे मिलने। चौधरी वीरेंद्र जी के समय के भी उनके दोस्त, उनके सहयोगी, वो सब भी रहते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि वो तो आप यहाँ जाओ। हाँ, कोई ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो हम थोड़ा सा रख लें। आ जाओ, बैठो सोनिया जी आप। नहीं, वो तो है ही, जो उनका इतना लंबा, करीब 53 साल का सार्वजनिक जीवन का सफर रहा है। तो हर जगह लोग हैं, जान पहचान है, पुराने रिश्ते हैं। और ख़ास तौर पे ये जो पूरा मेवात का, पलवल का ये वाला इलाका है, यहाँ तो बहुत उनका नाम है यहाँ पे। उनका भी है, सर छोटूराम का यहाँ बहुत लिहाज किया जाता है। उनको आज भी याद किया जाता है जो किसानों के लिए उन्होंने किया था। तो इस तरह की चीज़ें समय समय पर यात्रा में आती हैं। लेकिन ये बात आपकी ठीक है कि एक तो ये आपने मेरे पिताजी के जो साथी हैं उनका जिक्र किया, उसके अलावा बहुत सा कांग्रेस जन ऐसा है जो पिछले कई साल से घर बैठ गया था। वो भी निकल के इस यात्रा के माध्यम से दोबारा से पार्टी से सक्रिय रूप से जुड़ना शुरू हुआ है। सर, मेवात का एक्सपीरियंस कैसा रहा? लोग वहाँ के मैंने देखे बड़े वेलकमिंग किस्म के होते हैं ना, और जो मेवात से थोड़ा बाहर निकल के उनका परसेप्शन उनके लिए थोड़ा अलग सा होता है। परसेप्शन का मैं आपको मेरे जो यात्री मेरे साथ हैं उनके हिसाब से ही बता देता हूँ। जब हम नू कर चुके थे, तावड़ू कर चुके थे, नू कर चुके थे, फिरोजपुर झिरका में थे हम उस समय। वहां पे मुझे 2-3 हमारे जो साथी यात्री हैं उन्होंने कहा, अलग अलग, ये नहीं कि वो बात करके आए हों, और उस तरह से अलग अलग उन्होंने कहा कि जी बहुत अच्छा हुआ इस यात्रा के माध्यम से मेवात देखने को मिल गया। क्योंकि हम तो पता नहीं क्या सोचते थे यहाँ के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, लेकिन यहाँ तो हमको इतना अपनापन मिला है और इतना हमारी इतनी आतिथ्य सत्कार इतना मिला है कि हम तो स्तब्ध रह गए कि जो हम धारणाएं पाले हुए थे वो सच्चाई से कितनी दूर हैं। ये तो होता ही है, जब तक आप किसी क्षेत्र को और उसके लोगों को उनसे मिलके जब तक उनको जानने का प्रयास ना करो, तो जो हमारे दिमाग में रूढ़ियां बैठा दी जाती हैं, आदमी उन्हीं पे जीता रहता है, उन्हीं को सच मानता रहता है, उसी से अपना विचार बना लेता है। तो बहुत यात्रा में बड़ी अच्छी अच्छी इस तरह की चीजें हुई हैं। हाँ, और कई सारे इलाके देखे सर। हाँ बिल्कुल। देखिए, हमारा, बल्कि मैं जो दूसरे चरण का खास तौर पे अगर जिक्र करूं, दूसरा चरण बड़ा विचित्र था। वो नांगल चौधरी से शुरू हुआ था, मतलब राजस्थान के बॉर्डर से। और फिर वो आते हुए भिवानी जिले में गया, भिवानी के बाद चरखी दादरी, उसके बाद रोहतक में के 2 हलकों में से गुजरी यात्रा, वहां से फिर सोनीपत के 2 हलकों से गुजरी, और फिर जीटी रोड के पास इसराना हल्का जो है वहां खत्म हुआ। तो आप ये देखिए, मतलब कहाँ तो दक्षिण हरियाणा का नांगल चौधरी, राजस्थान बॉर्डर, और दूसरी साइड जीटी रोड। तो
उन 13 हलकों में ही बहुत विविधता थी देखने के लिए। और अब तो क्योंकि करीब करीब 34 हलके तो हो ही गए हैं, आज 35वां है जैसे मैंने बताया। तो लोगों की बोली, लोगों का बोलचाल, लोगों का रहन सहन, वेशभूषा, हर चीज कुछ ना कुछ डिस्टेंस के बाद उसमें कुछ ना कुछ बदलाव नजर आता है। अब जैसे ये पूरा जो मेवात का इलाका है या ये पलवल का जैसे होडल हल्का हमने कल ही समाप्त किया यात्रा का, यहाँ की बोली हमारे से अलग है, समझ में आती है सारी, लेकिन जब ये मजाक में बात करते हैं वो पकड़ में नहीं आता उसमें उसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अलग अलग है सारा। अब यहाँ से आप बावल साइड और उधर नांगल चौधरी चले जाओ तो उनकी अलग है, हमारे जींद हिसार में चले जाओ तो बिल्कुल अलग है, और रोहतक सोनीपत वहाँ बड़ी खड़ी बोली है। तो अनेकों चीज मिलती है देखने को। पगड़ी बांधने का स्टाइल भी अलग अलग है। मेवात का तो बिल्कुल हाँ, अलग सर, वो बड़ा आकर्षक लगता है मेरे को। मेवात का थोड़ा वो गोल तरीके से बांधते हैं। हमारे यहाँ जैसे वो सरदार वाली जो होती है ना, जो बीच में से यूं करके वो उस तरह की जाती है। तो हर जगह अलग अलग चीज आपको देखने को मिलती है। लेकिन अंत में ये जरूर समझ में आता है कि लोग, खास तौर पे पूरा जो किसान वर्ग जिसको हम कहते हैं, वो अंत में सारे एक जैसे ही हैं, और उनका रहन सहन भी एक जैसा ही है, और उनकी मान्यताएं भी एक जैसी हैं। मान्यताओं से मेरा मतलब है जैसे ये पूरा इलाका है, पलवल हो गया और उसके बाद ये पूरा नूह जिला हो गया। अब यहाँ पाल बोलते हैं, हमारे वहाँ खाप बोलते हैं, चीज वही है। और ये भी सर्व जातीय और सारे धर्म मिलके हैं, ये नहीं है कि एक्सक्लूजन है इनके अंदर। तो जो मैंने कहा कि अंत में जितना भी ये हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, ऊपरी तौर पे जो विभिन्नता है उसके नीचे यदि जाएं तो ऐसा लगता है कि एक ही है सारा। और सर देखो, वो जो इलाका है वो बड़ा लड़ाकू लड़ाका, उससे आप बिल्कुल 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 शांत लड़ाकू, शांत वाले इलाके में आप चलते रहे, शांति वाले लोगों में। लड़ाकू से मतलब जैसे भिवानी जिला है, उसका मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, क्योंकि मैं पहले भिवानी इस तरह से गया नहीं था। तो सुनते थे कि बड़ा क्रांतिकारी इलाका है, आंदोलन बहुत हुए हैं वहाँ पे, बड़े मजबूत आंदोलन भी हुए हैं, शहादतें भी हुई हैं। तो जब मैं भिवानी गया तो वो चीज देखने को मिली, साक्षात रूप से देखने को मिली। अनेकों ऐसे लोग मिले जो ना सिर्फ इस किसान आंदोलन में जो 2020-21 का था, बल्कि अनेकों आंदोलनों के वो हिस्सा रहे हैं। उसके अलावा अभी भी जहाँ पे भी कुछ नाइंसाफी उन्हें लगे तो लोग सड़क पे आते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने बात करके और घर में बैठ जाएं। तो अलग अलग तासीर होती है इलाकों की। इसी तरह से राजनीति भी अलग अलग है। कई एरियाज हैं जो एग्रेसिव हैं, जो राजनीतिक तौर पे अपना हक कह लीजिए उसको मांगने में, अपनी मांग रखने में बड़े उग्र रूप से सामने आते हैं। कई इलाके हैं जो ठंडे हैं, हालांकि उनकी जरूरतें ज्यादा हैं, उनको सरकार से उम्मीद ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी ठंडे हैं। जैसे मेवात का इलाका है, मेवात का इलाका वैसे तो बड़ा क्रांतिकारी है, लेकिन इतनी उपेक्षा के बाद भी एक संयम, एक ठहराव यहाँ आपको देखने को मिलता है। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी सर, बातचीत कर रहे हैं। सर मेरा सवाल ये भी कि द स्ट्रगलर, ये मैंने आपको इसलिए कहा कि कांग्रेस के भीतर ही हम देख रहे हैं आप एक तरह का और स्ट्रगल कर रहे हैं, एक अकेले व्यक्ति चल रहे हैं। मैं कहूँ कि पार्टी का सपोर्ट भी नहीं है उनके हिस्से। तो ये सही शब्द चुना, मतलब मानूं मैं? नहीं, पार्टी देखिए, मेरे साथ जो चलने वाले हैं और हम जो चल रहे हैं, हम तो पार्टी के हिसाब से चल रहे हैं। और मैं अपना नेता सिर्फ राहुल गांधी को मानता हूं, तो उनसे मैं इजाजत लेके आया हुआ हूं, और उनसे यात्रा शुरू होने के बाद भी मिल चुका हूं। तो मुझे इस चीज में कोई देखिए, मैं तो इस चीज को इस तरह से लेता हूं कि राजनीतिक तौर पे आज के दिन मेरी हैसियत क्या है? कुछ नहीं। ना मैं एमपी हूं, ना मैं एमएलए हूं, ना मैं पार्टी का कोई पदाधिकारी हूं। हाँ ठीक है, मेरे को फॉरेन अफेयर्स में वाइस प्रेसिडेंट बनाया है पार्टी ने एआईसीसी में। अदरवाइज अब मेवात का इलाका है, मैं कब आया हूं यहाँ पे? कभी नहीं आया। मैं यहाँ कभी नौकरी में अंडर ट्रेनिंग था 25 साल पहले, तब 1-2 महीने लगाए थे। यहाँ मैं फरीदाबाद का डीसी था, जब पलवल भी उस समय फरीदाबाद जिले का हिस्सा होता था, लेकिन वो एक अलग किरदार था। लेकिन जिस तरह से लोगों ने मेरे को अपनाया है, कांग्रेस जन ने जो अपनाया है,
देखिए नेता एक अलग अलग कैटेगरी है, नेता तो साजिद भी है, ठीक है, लेकिन वो नेता जो पदाधिकारी है, समस्या वहां है सिर्फ उनको लगता है कि शायद देखिए वहां भी मैं एक चीज कहूंगा, और मैं इसको कहने में मैं कोई खतराता नहीं। अगर ये कहा जाए कि जी हम तो आपकी यात्रा से इसलिए नहीं जुड़ रहे कि आप यात्रा कर रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, हमारे लिए तो आप कोई ना नेता हो ना कुछ हो, तो हम क्यों आए, मैं बात मान लेता। लेकिन जब ये सुनने में आता है ना कि जी दबाव की वजह से नहीं आ रहे, और दबाव भी पार्टी के अंदर के लोगों का, तब मेरे को बड़ा दुख होता है कि इतनी कमजोरी, और उन लोगों में जिनके पास कुछ है आज के दिन जो मैंने पदाधिकारी शब्द इस्तेमाल किया, वो खास तौर पे एमएलए हुए या जो जिनको पार्टी में जिम्मेवारी है, मैं सिर्फ उनका जिक्र कर रहा हूँ, अदरवाइज तो सारे कांग्रेस ही आने लग रहे हैं। और जब सर आपने यात्रा शुरुआत करी थी ना, तो तब मैं देखती थी कि बहुत एक आक्रामकता से कई सारे विधायकों ने, कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने बड़े बयान दिए कि वो तो अपनी उनकी पर्सनल यात्रा है, हमारे पास कोई पर्ची आई होगी देखेंगे, बुलावा आया होगा वो भी देखेंगे। तो इस तरह बड़ी आक्रामकता से वो बोलते थे आपके सवाल पे, बड़ी तलखी होती थी उनके जवाबों में। अब वो तलखी नहीं नजर आ रही है उनमें। नहीं, वो ऐसा होता है जब आप किसी का कंफर्ट जोन किसी को डिस्टर्ब होता है ना, तो आदमी छटपटाता है एक बार। हालांकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, ना कुछ कहा था, ये तो हम सामान्य हम ही पूछते थे लेकिन उनसे क्या लेकिन क्या हो गया। लेकिन उनकी खुद की प्रतिक्रिया ऐसी थी कि ये क्या हो गया। और ये कुछ कुछ प्रतिक्रिया ऐसी थी, जैसे जब राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी, मैं तो उस टाइम बीजेपी का एमपी था, और मैं सेंट्रल हॉल में मेरे साथी एमपीओं के साथ कई बार झगड़ भी पड़ता था, क्योंकि वो उल्टा सीधा बोलते थे। और मैं कहता था, मैंने कहा यार एक आदमी सड़क पे चल रहा है, आपको तकलीफ क्या है, बता तो दो। मैंने कहा ठीक है, आपको राहुल गांधी की हर बात का विरोध करना है, वो जो भी करते हैं उस चीज में आपको कोई ना कोई कमी निकालनी है, लेकिन सड़क पे चलने वाले से आपको परहेज क्या है। तो ऐसा ही हमारे साथ हुआ था, बिना चाह तो, बल्कि हमारी यात्रा शुरू होने से 10 दिन पहले ही सिलसिला शुरू हो गया था ये। और लेकिन वही बात है, धीरे धीरे उनको भी समझ में आ गई कि हाँ भाई सड़क पे चल रहा है, चलने दो। या उनको लगा होगा कि लोगों में उनकी बात को अच्छी तरह से नहीं लिया गया, बहुत प्रतिक्रिया हुई थी। लेकिन मैं उन सब लोगों का धन्यवादी हूँ, क्योंकि जब बिना खर्चा करे आपका प्रचार हो जाए, इससे अच्छी तो कोई बात इससे बढ़िया क्या होगा। और तो उन्होंने हमारी यात्रा के शुरुआती दौर में अपने आप ही हमारा प्रचार कर दिया, जिसका मैं कहूँगा कि मतलब एक संदेश तो गया उससे। सर यात्राओं का बड़ा मैं कहूँ कि प्रचलन रहा भारत में, और मैं कहूँ बड़ा इम्पैक्ट भी रहा। महात्मा गांधी जी से लेकर देकर शंकराचार्य जी, फिर हरियाणा का भी जिक्र करें, अब हुड्डा साहब ने यात्रा निकाली, या अलग अलग तरह से अलग अलग व्यक्तियों ने यात्राएं निकाली है। इम्पैक्ट पड़ता है इन यात्राओं का। देखिए यात्रा का इम्पैक्ट जो है वो एक बहुत बाद की चीज होती है, जब आप उसका आकलन करो कि इम्पैक्ट हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि यात्रा किस लिए की गई है, क्या उसका उद्देश्य है, और उसके सफलता असफलता के पैमाने क्या है, वो कोई निर्धारित नहीं कर सकता। मैं अपने भाषणों में भी एक उदाहरण देता हूँ आमतौर पे, कि जब भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना से निकली थी, और उसके शायद महीने के अंदर ही 2 बाई इलेक्शन हुए थे वहाँ एमएलए के, और उन दोनों बाई इलेक्शंस में कांग्रेस की जमानत जब्त हुई थी, और एकदम से सिरे से खारिज कर दिया लोगों ने कि देखो राहुल गांधी यहाँ से निकला था, और नतीजा अभी भी ये है कि असेंबली के चुनाव में भी जमानत जब्त होने लग रही है। 5-6 महीने बाद वही तेलंगाना 10 साल के बाद ऐसा पलटा कि कांग्रेस की सरकार आ गई वहां पे। अब उसको आप उस यात्रा की वजह से मानोगे नहीं मानोगे, वो जो 2 असेंबली इलेक्शन थे उनको किस तरह से देखोगे नहीं देखोगे, तो यात्रा जो है एक इवेंट नहीं है। इवेंट से मेरा मतलब है कि रैली हुई या पब्लिक मीटिंग हुई, एक इवेंट है, खत्म हुआ, उसके बाद आप उसका विश्लेषण कर सकते हो कि भीड़ कितनी थी, कामयाब थी नहीं थी। यात्रा तो एक प्रक्रिया है, एक चलती हुई लंबी चीज है, और ये कभी एक इशू पे फोकस्ड भी नहीं रह सकती। आप ठीक है, यात्रा का एक मेन एम होगा, दांडी मार्च था, वो नमक सत्याग्रह था, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा थी, वो भारत जोड़ो जो वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, वो उसका बेसिक थीम था। हमारा भी बेसिक थीम तो सद्भाव है, और कांग्रेस का हाथ भाईचारे के साथ। लेकिन कोई भी इशू जो आता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, उस जिले का, उस हलके का, उस गांव का भी कई बार, तो वो भी हम इस यात्रा के माध्यम से फिर उठाते हैं। तो इसका
ये असेस करना कि सफल है नहीं है या सफल हुई तो कितनी सफल हुई, मुझे नहीं लगता ये यात्रा के दौरान कम से कम आप कर सकते हो, बाद में करेंगे। हाँ, बतौर इंसान कितना चेंज आया सर आप में? मैं ठीक ही हूँ, जैसा था वैसा ही हूँ। मैं कोई ये कहूँ कि मैं यात्रा के दौरान बड़ा आध्यात्मिक हो गया तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ये यात्रा थोड़ी सी अलग इसलिए है। हम चलते तो 20-25 किलोमीटर हैं रोज, लेकिन निरंतर लोगों से संपर्क में रहते हैं। तो वो कहें कि कोई बहुत लंबे रास्ते आ रहे हैं जहाँ पे दिमाग किसी सोच में चला गया, और होता है कई बार। लेकिन हाँ, ये है कि मेरे को पहली बार ये लगना शुरू हुआ कि जनसंपर्क किसको कहते हैं। वैसे तो मैं एमपी रह लिया, 2 इलेक्शन लड़ लिया, लेकिन जनसंपर्क निरंतर बना रहना वो इस यात्रा के माध्यम से मैंने सीखा है, जो शायद मेरा टेम्परामेंट नहीं रहा था। वो 21 साल की जो नौकरी कर रखी थी और उसके बाद बड़ी सरलता से मैं एमपी बन गया था, तो वो एक जिस तरह से एक मास कांटेक्ट होता है, वो उसका आभास मुझे इस यात्रा के माध्यम से हो रहा है। तो उस नाते कह लीजिए कि मैं कुछ बदलाऊंगा। क्या इरिटेशन हुई जो लोगों से मिलते हैं? इतना जरूर है, कुछ वेट तो ज्यादा कम नहीं हुआ, लेकिन मेरी बेल्ट जरूर टाइट हुई है। लुक भी आपका राहुल गांधी जैसा हो गया सर। नेता है मेरा, उस जैसे लगते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। सुबह का पहला खाना यानी ब्रेकफास्ट, और हरियाणा में मतलब क्या नहीं करते कि ब्रेकफास्ट जो तड़के की रोटी कह दिया करें। ये जब आपने कल फोन किया या मैंने कल यात्रा के लिए फोन किया तो आपने बताया था कि बाजरे की रोटी बनेगी। हाँ, बाजरे की रोटी, सरसों का साग, और साथ में अपना गुड़ रहेगा, चटनी रहेगी, और अपना नूनी घी वो साथ में, ये मेनू है। सर आपको पहले मालूम होता है कि क्या रहेगा खाने में? ना जी, बिल्कुल भी नहीं। आम तो यही सर्दी की पहली बाजरे की रोटी खाने लग रहे हो? नहीं, बाजरे की रोटी तो कई जगह खा ली। अच्छा। लेकिन ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं होता कि क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। हाँ। और जैसे आज तो यहाँ के नाश्ते पे आए हैं, अदरवाइज तो जहाँ रुके होते हैं वहीं से खा के निकलते हैं। वहीं से खा के निकलते हैं। तो किस तरह का रहता है मतलब शेड्यूल आपके खाने का? क्योंकि लंबा चलना है ना, कि वैसा होता है कि जैसे हम खेत में जा करते ले भाई एक बार खा लो, फिर दोपहर में जाके खाना है। आपने अगर खाना देखना ना, भी देखना जब यात्रा शुरू होगी। बहुत हमारा, मैं वही कह रहा हूँ ना, जिस तरह से लोगों ने हमारा हौसला बढ़ाया है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा खाने पीने का ख्याल रखना भी है। बहुत लोगों ने सेवा की है हमारी, और हमारे सारे यात्री जो हैं, क्योंकि ईंधन तो चाहिए आपको रोज चलने के लिए, तो सुबह नाश्ता जहाँ भी रुके होते हैं वहाँ से, और उसके बाद रास्ते में एक जगह लंच भी होता है। लेकिन लंच में हमें वो सुविधा नहीं है कि हम 2-3 घंटे का रेस्ट करें कोई, तो आमतौर पे खाया और 10-15 मिनट में निकल लेते हैं आगे। और आमतौर पे जो लास्ट का फंक्शन होता है वहाँ भी डिनर तो नहीं, बट स्नैक्स कह लीजिए, पकौड़े या मीठा कोई और चाय, उसका इंतज़ाम होता है। और रात का खाना वही अपने जहाँ भी रुके हैं वहाँ जाके। तो सर जब अधिकारी थे आप, इतनी कनेक्टिविटी तो लोग ना होने पाती होगी है ना, तो यो यात्रा यो हमने एक नया इंसान बनने का भी नु मौका दे, लोग मिलन का, उनसे बातचीत करने का। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आपको बहुत नई चीजें देखने को मिलती हैं। बहुत कुछ नया देखने को मिलता है। खेती अलग अलग तरह की है। जबकि हरियाणा इतना ज्यादा बड़ा स्टेट नहीं है, लेकिन उसमें भी रीजन्स हैं अलग अलग। जैसे जब हम साउथ हरियाणा में, खासतौर पर जो महेंद्रगढ़ वाला जिला था, वहाँ बहुत आपका स्प्रिंकलर का यूज है, और वाटर कंजर्वेशन के अलावा वहाँ पेड़ों को भी वो बहुत मान देते हैं वहाँ, जो कि हमारे वाली बेल्ट में अब नहीं बचे। खेतों में पेड़ पूड़ आपको देखने को नहीं मिलते, सारे जीरी और गेहूं के चक्कर में सारे बराबर कर दिए। लेकिन तो अलग अलग चीजें मिलती हैं देखने को। वहाँ की जो सब्जियां हैं, या ये जो सलाद जिसको कहते हैं, मूली वगैरह, उनमें स्वाद अलग, क्योंकि शायद वहाँ पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर इतना इस्तेमाल नहीं होता जितना बाकी इलाकों में।
अनेकों चीजें मिलते हैं देखो। ये किस तरह मन में आया कि यात्रा की जानी चाहिए? मन में तो ये आया, जब वैसे तो मैं जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा थी उससे बहुत प्रभावित था, और कई बार मन में आती थी उस यात्रा के दौरान मैं उसमें कूद जाऊं। फिर एक चीज से मैं झिझक जाता था कि बाई इलेक्शन हो जाएगा। तो खैर वो तो एक बात हुई, लेकिन प्रेरणा तो वो है। लेकिन जब ये जून के महीने की बात है, कुछ साथियों के साथ हमने बैठ के चर्चा किया कि अब 8 महीने हो गए चुनाव खत्म हुए, सक्रियता आनी चाहिए किसी प्रकार से। तो उसकी जो योजना सी बन रही थी, तब मेरा ये विचार था कि क्योंकि मैं भी, जैसे मैंने कहा, भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पे कुछ करने की मन में थी, तो तब फिर मैंने अपनी तरफ से प्रस्तावित किया कि यात्रा करते हैं। और मुझे हैरानी इस बात की थी कि वो जितने भी हमारे साथी थे राजनीतिक लोग हैं, लेकिन सब एक मत से सबने सहमति जताई। नहीं तो वो सारे राजनीतिक लोग तो कह सकते थे जी इस समय इतना, अभी तो 4 साल पड़े हैं, सरकार का 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, अभी क्या फायदा इतनी लंबी चौड़ी यात्रा करने का। लेकिन सबने सहमति जताई और उसके बाद हमने तैयारी शुरू कर दी। राहुल गांधी साहब से आपकी नवंबर में बातचीत हुई सर? हाँ, 29 नवंबर को। हाँ जी, क्या बातचीत रही सर? वो तो मेरे और उनके बीच की बात है। कुछ तो बता दीजिए सर। नहीं, मुख्यतः मैं उस समय चरखी दादरी वाला जो हल्का है, वहाँ पे मैं यात्रा में था। तो वहाँ मुझे संदेश आया था कि आपको बुलाया है, तो फिर मैं वहाँ से मिलने गया था उनसे। और 2 चीजें मोटी बता देता हूँ। एक तो यात्रा के बारे में चर्चा हुई पूरी डिटेल में, और मेरी उनसे सही मायने में राजनीतिक चर्चा पहली बार हुई, क्योंकि उन्होंने हरियाणा की और कुछ और भी राजनीतिक चीजें जो हैं, पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित, कुछ पर्सनालिटी से संबंधित, उसके बारे में भी सवाल जवाब किए। तो अच्छा आधा घंटा की मुलाकात थी। तो आएंगे सर क्या वो यात्रा में? मैं उनको इनवाइट करने जाऊंगा जब मेरे 42 हल्के ये फेज जब खत्म हो जाएगा, उसके बाद इनवाइट करने जाऊंगा मैं उनको। ये उनके ऊपर है कि वो कब आना चाहेंगे। तो ये कहूँगी, देखो हरियाणा के जो नेता हैं जिनका मैं पहले भी जिक्र कर रही थी, वो बड़ा तल्खी से आपकी यात्रा के बारे में उत्तर देते रहे कि व्यक्तिगत यात्रा है, देखेंगे जाएंगे। ऐसा हाईकमान की ओर से इस प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं आया है? नहीं, सवाल ही नहीं। मेरे को तो बल्कि जब जैसे मैंने बताया, मेरे को तो यात्रा के बीच से बुलाया सिर्फ यात्रा के बारे में जानने के लिए, मतलब उनको मालूम था। और ये भी पूछा कि कौन कौन नहीं आ रहे। खैर मैं चुगली नहीं करता, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा जी सब आ रहे। लेकिन ये नेताओं की अमूमन इस तरह वाली जो बातचीत होती है ना, मैं देखती हूँ कि एक दूसरे की काट करते हैं, बात करते हैं, कुछ ऐसी शिकायत नहीं करते आप? वो कमजोर लोग करते हैं। चुगली जो है ना, चुगली वो करता है जिसका खुद का सामर्थ्य उतना ना हो, जहाँ वो पहुँचना चाहता है, तो चुगली के माध्यम से पहुँचने का प्रयास करता है। तो मैं उस तरह का, शायद मेरी अपब्रिंगिंग उस तरह की नहीं है। तो ठीक है, प्रयास कर रहे हैं अपनी तरफ से। राजनीति मुश्किल है सर, या अधिकारी रहते हुए काम करना मुश्किल है? नहीं, अधिकारी ही रहते हुए तो मुश्किल का कोई सवाल ही नहीं है। वहाँ तो बंद ही नौकरी है आपकी। आपके जिस उम्र में आपका सिलेक्शन हुआ हो, 34-35 साल का सरकारी पट्टा लिखवा के आते हैं आप। घर घोड़ा गाड़ी सारी होती है। तो लेकिन राजनीति जो है उसका आयाम बहुत ज्यादा बड़ा है। सिविल सर्विसेज कुछ ही कह लीजिए आप, एक साइलो में काम करते हैं। और दूसरा ये है कि मैं क्योंकि हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ, आईसीएस तो पहले भी था, लेकिन पहले वो शासक भी था। आजादी के बाद सबसे बड़ा परिवर्तन जो आया है वो ये है कि जो सत्ता है वो सरकारी अधिकारी के हाथ में नहीं, लोगों के प्रतिनिधि जो हैं उनके हाथ में ट्रांसफर हुई है। और ये चीज जिस जमात से मैं आता हूँ उनको शायद अभी तक भी समझ में नहीं आई हुई पूरी तरह से। वो अभी भी सोचते हैं कि वो आईसीएस वाली मुद्रा में ही चलते रहेंगे। खैर समय बदल चुका है बहुत। तो मुश्किल, देखिए मुश्किल तो तब होती है जब आप किसी चीज को अपनी इच्छा ना हो आपकी करने की और तब आप करें। राजनीति में मैं अपनी इच्छा से आया था और
इसलिए मुश्किल का तो कोई सवाल नहीं। एक जो मैंने आपको बात कही थी 21 साल नौकरी क्योंकि की है, तो टेम्परामेंट जरूर बदलने में थोड़ा टाइम लगता है। बाकी ये है कि राजनीतिक परिवार रहा है तो उस नाते ढल गए जल्दी, अब और ढल जाएंगे। वीरेंद्र जी, मैं कहूँ इस समय हरियाणा कांग्रेस के सबसे सीनियर लीडर हैं सर। बहुत कुछ उनसे बातचीत होती होगी, बहुत सारे अनुभव शेयर करते होंगे, और बोलते हैं ना कि वृक्ष हैं वो आपके लिए, बिल्कुल बरगद, बिल्कुल। नहीं, लेकिन हमारी राजनीतिक बात बहुत कम होती है। हाँ, ऐसा क्यों? लेकिन पता नहीं, मतलब कभी भी कुछ तो हम संकोच करते थे बचपन से ही, और कुछ उनका भी प्रयास ये रहता था कि राजनीति से दूर रहना, अपना पढ़ाई लिखाई करो, कुछ बन जाओ जिंदगी में। हाँ, तो राजनीतिक बातें बहुत कम होती हैं, लेकिन हमारे जो मुख्य विषय होते हैं हाँ, वो एक तो स्पोर्ट्स है हाँ, किसी भी तरह का, और एक फिर आपका स्पोर्ट्स में भी खास तौर पे क्रिकेट के बारे में बहुत चर्चा हमारी होती है। और सर कॉलेज लेवल तक तो शायद आप भी क्रिकेट खेलते थे ना? हाँ, स्कूल तक खेला था, हाँ, उसके बाद छूट गया था। उसके बाद छूट गया था। और जो आईएएस बने आप अपनी मर्जी से या फिर पारिवारिक दबाव रहा कुछ बनने का? दबाव, देखिए, ये जो आईएएस टाइप एग्जाम है, दबाव में कभी नहीं क्लियर होता किसी से। ये तो खुद के ऊपर दबाव डालना पड़ता है अपने आप को, बल्कि परिवार को तो आपकी मदद करनी पड़ती है। हाँ, दबाव डालोगे तो बच्चा टूट जाएगा उसी में। हाँ, तो मेरी ये चीज मैं जब से 2019 में जब से मैं राजनीति में हूँ तब से बताता आया हूँ कि मेरे लिए जो आईएएस का इम्तिहान या सिलेक्शन था वो सिर्फ एक शिनाख्त के लिए था, एक पहचान के लिए कि मैं सिर्फ अपने पिता का पुत्र नहीं हूँ, अपने दम पे भी कुछ कर सकता हूँ। और इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि मेरा जिस दिन सिलेक्शन हुआ था, नौकरी का मायने मेरे लिए उसी दिन खत्म हो गया था, बिकॉज वो कहते हैं द पॉइंट वाज मेड। उसके बाद ये आईएएस का ऐसा है हमारे देश में कि वो अगर आप क्लियर कर लो तो आपकी कम से कम बुद्धि क्षमता के ऊपर कोई सवालिया निशान लगाना लोग बंद कर देते हैं, चाहे हो या ना हो। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो एक चीज मैं यहाँ आपके बारे में कहना चाहूंगी सर, जब सूबे में ना बहुत सारे नेताओं का जिक्र करते हैं तो उनके नाम के आगे ना कास्ट जरूर ले आते हैं लोग। भले ही कोई नेता ना लेकर आए, लेकिन समाज उनके हिस्से थोप देता है। लेकिन अभी तक आपके हिस्से नहीं आया ये। मेरा राजनीतिक जीवन शायद अभी इतना लंबा नहीं हुआ कि लोग मेरे को कुछ डिब्बे में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो और ये दुर्भाग्य है ये। और आप कभी ये भी ध्यान देना, ये जो मोल्डिंग होती है ना, ये सब कास्ट की नहीं होती, कुछ की होती है सिर्फ। छोटू राम को जाट नेता बनाने का प्रयास किया गया है, चौधरी चरण सिंह को जाट नेता बनाने का प्रयास किया गया है। वो पूरे किसान वर्ग के, पूरे कमेरे वर्ग के नेता थे वो लोग, और लेकिन उनको खांचे में बांधना चाहते हैं। और मैं बड़े महापुरुष का नाम लूं, महर्षि वाल्मीकि, रामायण लिखी है, लेकिन आज के दिन उन्हें सिर्फ समाज का एक वर्ग है जो पूछता है। उनको भी उन्होंने उसकी जाति के हिसाब से उसकी आइडेंटिटी बांध के रख दी। तो ये तो एक खेल है जिसमें समाज में जो ये हायरार्की बनाई हुई है ये बनी रहे। तो संघर्ष निरंतर इन चीजों से चलता रहता है। तो क्या आप ये पसंद करेंगे सर, इस तरह का टैग, कास्ट वाला टैग? इससे क्या फायदा होगा या नुकसान होगा? किसी भी नेता के लिए फायदा है, नुकसान है सर ये? क्यों लगाते हैं मुझे समझ में नहीं आता। मेरा नाम ब्रजेंद्र सिंह है, हाँ जी, कहानी खत्म। ना मैं गांव का नाम लिखता, ना मैं अपना सब कास्ट उसके आगे लिखता। हाँ, तो जब मैं नहीं लिखता तो किसी और को अधिकार ही नहीं है मेरे नाम के साथ छेड़खानी करने की, या किसी के नाम के साथ भी छेड़खानी करने की। मेरे पिताजी ने कभी वीरेंद्र सिंह के अलावा कुछ नहीं लिखा, लेकिन उनको वीरेंद्र सिंह डुमरखा लिखना शुरू कर दिया। क्यों? कोई पूछने वाला हो, किस लिए? सिर्फ यही कि एक रीजन से आइडेंटिफाई कर दो। तो गलत है, ये नहीं होना चाहिए। मैं वीरेंद्र साहब से बातचीत करती हूँ, उनके इंटरव्यूज मैंने भी कई बार लिए सर। मैं देखती हूँ आधे घंटे तक, 1 घंटे तक, 1.5 घंटा भी हो जाए, वो लगातार बोलते रहेंगे बड़ी दिलचस्पी से। आवाज बिल्कुल वैसी है जैसे हम पहले वीरेंद्र जी को उनकी जवानी में सुना करते थे। वो 80 साल के युवा हैं। हाँ। कोई भी उम्र से संबंधित चीज ऐसी नहीं है जो उनके ऊपर लागू होती हो। क्लैरिटी ऑफ थॉट है। अभी आएंगे दिन में, आप देखना 5-7 किलोमीटर वॉक भी करेंगे। और मैं तो शायद 5 मिनट का भाषण देता हूँ, वो आधे घंटे का भाषण भी देंगे। और मेंटली बिल्कुल अलर्ट हैं। और ये सारी यात्रा की जो प्लानिंग है आगे की, क्योंकि मैं तो निरंतर यात्रा में रहता हूँ, वो सारा तो वही देखते हैं। तो
और देखिए ये जो जनरेशन है ना पॉलिटिशियंस की, इनका तो टॉनिक है लोगों के बीच में रहना। मतलब वो क्या संजीवनी बोलते हैं जिसको, ये तो वो है इन लोगों के लिए। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि अगर उसका कुछ फीसदी अंश भी आ जाए इस चीज का, तो उसी में बहुत कुछ हो जाएगा। सर मैं देखती हूँ हरियाणा की राजनीति में ना 3-4 ये परिवार हैं, उन परिवार के अलावा कोई नया नेता उभरता है ना, उसको पहले साबित करना होता है कि मैं भी नेता हूँ और देखो मैं बोल सकता हूँ, मुझे मालूम है खेती के बारे में और दूसरी चीजों के बारे में। तो क्या ये मैं मानूं कि हरियाणा का जो एक चिंतनशील वर्ग है वो भी पसंद करता है परिवारवाद वाली राजनीति? नहीं, अब ये तो मैं इसके बारे में ज्यादा बहस में इसलिए नहीं जाता क्योंकि हमारी जो सामाजिक संरचना है वो भी कुछ इस प्रकार की है कि परिवार की एक बहुत अहम भूमिका है। परिवारवाद सिर्फ ये नहीं है कि कोई पद है और वो उसी लाइन में नीचे आ जाता है। परिवार में अनेकों लोग जुड़े होते हैं और उनकी भी उतनी मेहनत होती है आपके बढ़ने में। तो वो परिवार की परिभाषा बस वहाँ गड़बड़ वहाँ हो जाती है जहाँ वो लाइन में चलना शुरू हो जाता है। और मेरा जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, मेरा निजी तौर पे मानना है कि राजनीति की पॉलिटिकल ट्रेनिंग जिसको कहते हैं वो सही मायने में स्टूडेंट्स यूनियन से होती है। जो आपके यूनिवर्सिटीज के और कॉलेजेस के जो इलेक्शंस हैं, दुर्भाग्य है हरियाणा में जो ये 30 साल से ये यूनिवर्सिटीज के और कॉलेजेस के जो चुनाव खत्म किए हुए हैं, क्योंकि नया आदमी निकलेगा कहाँ से? मतलब उसके लिए एवेन्यू तो फिर वो पार्टी बची ना जिससे जुड़ना चाहता है। और वो पार्टी पे तो बड़ी सीधी सी बात है, जो सीनियर लोग हैं उनकी पकड़ होती है उसके ऊपर। तो यदि उनको कोई, और कुछ ही कह लीजिए, राजनीति जो है बहुत कम्पिटिटिव है, बहुत उसके अंदर प्रतिस्पर्धा है। बिल्कुल सर। तो हर आदमी जहाँ है वो बना रहना चाहता है और ऊपर बढ़ना चाहता है। तो नए आदमी को यदि किसी में लगे कि प्रतिभा है, तो इतने बड़े दिल के लोग बहुत कम होते हैं जो उसको प्रोत्साहित करें। ज्यादा को उनमें खतरा नजर आना शुरू हो जाता है। ये दुर्भाग्य की बात। यूनिवर्सिटीज वगैरह हो, बच्चा अपना वहाँ दिखा के रंग निकलेगा आगे। और होता था हरियाणा में बहुत लीडर्स हैं जो 80s 90s तक स्टूडेंट पॉलिटिक्स से बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकले हैं। तो वो एक बहुत बड़ी कमी मानता हूँ। लेकिन ये भी होता ना सर कि उनको कोई ना कोई पार्टी कैप्चर कर लेती है, उनकी फिर स्वतंत्र विचारधारा बन नहीं पाती ना। नहीं, देखिए बड़ी राजनीति करनी है तो अंततः आपको किसी राजनीतिक दल में तो जाना ही पड़ेगा। और राजनीतिक दल का वही डिसिप्लिन तो होता ही है। तो उसमें आदमी को खुली छूट हर चीज में थोड़ी होती है। कोई ना कोई बंदिश तो, जब आप किसी बड़े कुनबे का हिस्सा बनोगे तो ये तो नहीं है ना कि सिर्फ आपकी चौधर चलेगी। उसमें विचार भी अलग अलग होंगे, विचारधारा भी किस तरह से आप उसको डिफाइन करें उसमें भी अंतर होगा। तो वो तो ठीक है, वो तो हर जगह होता है। वो तो मियाँ बीवी के रिश्ते में पूरी समझौता कहाँ होता है? सारी उम्र लड़ते नहीं। और गांव देहात में तो सर लड़ाई बड़ी वैसी हो जाती है, वो लठ वाली बिल्कुल है। शहरों में नहीं होती। हाँ बिल्कुल होती है। शहरों में बस घर में लठ नहीं होता, बाकी तो सब कुछ वही है। नहीं, क्योंकि वो है ना सर अनुभव मेरा गांव का घना रहा है। सर सवाल ये भी कि बीजेपी ने जिस तरह से हरियाणा में, मैं कहूँ कि वो रग रग में नहीं होता, वो एक जात पात वाली चीज, अब हर कोई उसी पहचान के पीछे पड़ा रहता है जब चुनाव आते हैं। तो क्या आपको लगता है कि उसे तोड़ा जाएगा और ये कितना मुश्किल है? इसका तो मैं जवाब आपको दे चुका। ये यात्रा हमारे उसी की ओर एक छोटा सा प्रयास है। जैसे मैंने कहा कि ये तो एक निरंतर संघर्ष के बाद ही इस चीज को रोका जा सकता है। कोई एक इवेंट में या एक इलेक्शन में आप ये सोचो कि इसको बदल दोगे, उस तरह से नहीं होता। और नए नेताओं को लाना पड़ेगा। और ये हमने 2024 हरियाणा इलेक्शन में देख भी लिया। 10 साल से ऐसा माहौल था प्रदेश में कि लोग बीजेपी को उखाड़ फेंकना चाहते थे। लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन करीब आया, वो जो विभाजन बीजेपी ने किए थे, भले ही वो उनके राज से ग्रस्त थे, त्रस्त थे, दुखी थे, लेकिन अंत में घूम फिर के वहीं खड़े मिले जहाँ खड़े हुए थे पहले। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ये समाज में जो दरार यदि पड़ जाए वो उसमें टाइम लगता है। लेकिन सर मैं ये भी कहूँ ना, चुनाव के दौरान सबसे बड़ा, क्योंकि उदाहरण हमारे टाइम का है। मुजफ्फरनगर का दंगा कराया गया 2013 में, और सिर्फ उसका एक मकसद था कि बीजेपी अपना पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीति को जमा सके, क्योंकि वहां पे जो पूरे किसान समाज का जो एक गठ था
उसको वो तोड़ नहीं पा रहे थे, और उसके अंदर सारी जातियां भी थी और हिंदू मुसलमान सारे थे। वो 2013 का जो राइट मुजफ्फरनगर का है, उसकी खाई आज तक नहीं भरी है। 13 साल हो गए उस बात को। तो ये चीजें, और जबकि वो लोग सारे वहीं रहते हैं, उन्हीं गांव में रहते हैं, आस पड़ोस में सबके घर हैं, शायद एक ही खेत पे काम भी करते हों, लेकिन कम से कम राजनीतिक तौर पे एक उनके अंदर अंतर आ गया। तो प्रयास है हमारा। सर, चुनाव के दौरान गाना बजा की हुड्डा आवेगा, सरकार बनावेगा, और एक तरह से ना सोशल मीडिया पे भी कांग्रेस समर्थक जितने भी थे वो बड़े आक्रामक नजर आए। मतलब ज्यादातर आक्रामकता कांग्रेसियों की ओर से रही। चौधर आवेगी, कुछ इस तरीके की टिप्पणियां भी है, सोशल मीडिया पर भी ऐसा माहौल मैं देखती थी। तो इसे अगर रोका जाता तो बहुत प्रभाव पड़ सकता था। बिल्कुल वो आक्रामकता एकदम हुई नहीं। आक्रामकता तो फिर कई बार जब इतनी भीड़ आपके साथ जब होती है, जब लोगों का हुजूम आपके साथ चलता है, जब पूरे प्रदेश में माहौल ये लगता है कि सरकार आई, तो कुछ उत्तेजना तो आ जाती है कार्यकर्ताओं में। लेकिन उस उत्तेजना सहजता की वजह से जो संदेश जा रहा था, वो समझना नेता का काम है। वो समझना नेता का काम था, वहां पे काम नहीं हुआ। और इसीलिए मैंने कहा कि जो विभाजन बीजेपी ने किए थे, चुनाव आते आते वो सारे वहीं खड़े मिले, सारे के सारे। और क्या नेताओं को मालूम नहीं चलता सर कि ग्राउंड पे इस तरह की चीजें हो रही हैं, या सोशल मीडिया पर इस तरह की चीजें हो रही हैं? नहीं, पता तो लगता है, लेकिन कई बार आप उस चकाचौंध में आपकी आंखें चुंधिया जाती हैं, देख के भी शायद ना देख पाए। तो ये तो हो जाता है, बहुत बार हो जाता है। तो क्या जो चुनावी रणनीतिकार हो गए या इर्द गिर्द के जो रणनीतिकार हो गए, वो इन चीजों के बारे में बात नहीं करते नेताओं से? नहीं, बिल्कुल करते होंगे, लेकिन शायद उस टाइम तो मत ये था सबका कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, इतना ज्यादा हम जीत रहे हैं कि इन चीजों का कोई मायने ही नहीं है। तो अति आत्मविश्वास जो है वो जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, वो घातक साबित होता है। यहाँ भी शायद ये भी एक पहलू है। बहुत कारण है, वोट चोरी है सबसे बड़ा तो जो अब सामने आ रहा है, लेकिन अनेकों कारण है। तो किसी एक चीज को, एक व्यक्ति को या एक व्यक्तियों के समूह को उसके लिए दोषी ठहराना वो मेरे ख्याल से उचित नहीं है। सर, कुमारी शैलजा जी आई, विनेश फोगाट आई, कैप्टन अजय यादव साहब भी आई, और रणदीप सुरजेवाला जी के बेटे भी आई, और सब लोग देखना चाहते हैं हुड्डा जी कब आएंगे, कब दिखेंगे वो। हमारी तरफ से निमंत्रण सबको है। जो और अभी तो यात्रा 3.5-4 महीने और चलेगी। तो जिसको जिस समय सुविधा होगी यात्रा से जुड़ते जाएंगे। सर, हरियाणा का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, मैं देख रही हूँ कि या पूरे भारत का ही, तो मैं मेरा ही जिक्र करूँ तो सरकारी स्कूल में पढ़ा करती सर मैं, और बोलती भी ठीक ठाक थी, हिंदी बोलने की कोशिश करती थी। हरियाणवी अपना जो सारा गांव हो गया, देहात हो गया, तो भाषा हरियाणवी रहा करती, लेकिन हिंदी बोलने की मैं कोशिश करा करती सर। तो होता ना, तो गणी बोल रहे हैं, तो वो होता ना हमारी स्किल, हमारा जो टैलेंट है वो उस समय वही दबा दिया जाता है। तो मैं पाती हूँ सर कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ना बहुत सारी खामियां हैं। उनको कैसे सुधारा जा सकता है कि हम किसी छोटे बालक की स्किल नहीं देख पाते, क्योंकि ये बढ़ गए हैं। ये तो बहुत बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि यही स्कूलिंग सिस्टम वो भी है जिसने ये जो आज के दिन जो दुनिया में भारत की तूती बोल रही है, वो यही सरकारी इंस्टीट्यूशन ही है जहाँ से वो बच्चे निकले हैं। और अब वो बड़ी बड़ी कंपनीज के एमडी हैं या सीईओ हैं। तो हाँ, लेकिन ये बात ठीक है कि हमारे यहाँ जो वो लर्निंग बाय रोट जो है, रट्टा मार के पढ़ना, और जो आप स्किल वाली बात कर रहे हैं, लेकिन अब पिछले कुछ 15-20 साल में कुछ बदलाव तो आना शुरू हुआ है। एक नए तरह के स्कूल आए हैं, लेकिन वो सारे प्राइवेट सेक्टर में हैं स्कूल्स। सरकारी शिक्षा अभी भी, और देखिए, जब आपको बहुत बड़ी संख्या को जब आपको पढ़ाना है, शिक्षित करना है, तो आपको फिर एक कोई स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट बना के ही कर सकते हो उसको। तो ठीक है, बीच में स्पेशल एबिलिटी स्कूल हो जाते हैं, इस तरह की चीजें हैं, लेकिन वो बहुत संख्या उनकी बहुत छोटी रहती है। तो हाँ, लेकिन टीचर्स और पेरेंट्स दोनों की भूमिका है वैसे तो इसमें। तो बदलेगा थोड़ा समय। कितने सुंदर खेत है सर, इधर ये सरसों के खेत। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो यहाँ तो सरसों का बस यही है। वहाँ पीछे
तो एकड़ दर एकड़ सरसों के मेवात खेत थे। में। बिल्कुल, मेवात में और उससे पहले रेवाड़ी में। मैंने इतनी बड़ी संख्या में, इतने बड़े इलाके में हाँ। सरसों पूरी खिली हुई मैंने पहली बार देखी थी। अच्छा। हाँ। तो खेत वेत की और कम जाना होया करता सर आपका? नहीं, गर्मियों की छुट्टियां हमेशा गांव में ही बीतती थी, हाँ। अपने मामा के यहाँ, दादाजी के यहाँ। हाँ। तो उस टाइम में तो ये सुविधा नहीं होती थी। सुबह खा पी के और बुग्गी जोटा होता था, उस बुग्गी में बैठ के जाते थे खेत में, वहाँ दिन बिता के शाम को वापस आ जाते थे। हाँ। हमारे टाइम बड़े सिंपल थे, हाँ। ये हमारे बच्चों ने नहीं देख रखे। हाँ। हमारा हॉलीडे का मतलब क्या था? हॉलीडे डेस्टिनेशन नहीं थी कोई, हॉलीडे मतलब मामा का घर हाँ। या मौसी के चले गए या अपने गांव में आ गए, ये हॉलीडे होती थी। पूरी मैं कहूँ कि हरियाणा के जो आम लोग हैं उनको देख रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, और मैं कहूँ कि सर यात्राएं हम जो बतौर व्यक्ति होते हैं ना, उनमें भी बहुत सारी चीज़ों में सुधार करती हैं। हम अलग अलग तरह के लोगों को देखते हैं, अलग अलग तरह के लोगों का दुख भी सुनते हैं, है ना सर? हाँ बिल्कुल, हर तरह की, देखिए यात्रा में आपको हर तरह की चीज मिलेगी। हाँ। अब कहाँ गए वो? ये है जिले सिंह जी, हाँ। ये 81 साल के हैं अच्छा। और ये पहले दिन से हमारी यात्रा में साथ चल रहे हैं। अच्छा। ना ये जूते पहनते। हाँ। अपना जिले सिंह जी, हाँ जी, हाँ, आशीर्वाद दो आप तो। एक दिन मैंने गलती से हाथ मिलाने की कोशिश कर ली इनसे, बोले हाथ में तेरे बाप से मिलाता हूँ। तो हमारी इस तरह की बहुत चीजें मिलेंगी आपको। ये हमारी गांव के बस पहुंचने वाले हैं। आप पैदल चल रहे हैं सुबह से शाम तक, ना बस देखी मैंने, ना कोई वैन देखी किसी तरह से, ना आपको सुस्ताते हुए देखा, यही सारा दिन रहता है आपका? हाँ, पिछले 3 महीने से यही चल रहा है जी। हाँ। जो यात्रा, जो जैसे मैंने आपको बताया था कि यात्रा का जो सफर है, हाँ। जिस पॉइंट से शुरू है और जहाँ उसका अंत है, हाँ। और वो नॉर्मली 18 से 25 किलोमीटर कुछ भी हो सकता है। आज का मुझे लग रहा है शायद 25 किलोमीटर से ज्यादा ही है। और तो वो सारा सफर पैदल है जी। हाँ। तो ये हर रोज सर, हर रोज इतनी मशक्कत आप कर रहे हैं, लोग भी आपके साथ जुड़ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल हर किस्म का आदमी, हर किस्म का व्यक्ति इस यात्रा से जुड़ रहा है। और मेरे को बहुत खुशी होती है जब कोई ऐसे ही चलती गाड़ी रोक के और सिर्फ हाथ मिला के चला जाए और ये कहे कि जी बहुत बढ़िया, तो उतने में आदमी का दिन बन जाता है। तो उस नाते बिल्कुल एक प्रयास है हमारा, और मुझे खुशी है कि लोगों को पसंद भी आ रहा है। वीरेंद्र साहब से मेरी बात हुई थी इस समय, तो वो कह रहे थे कि इस यात्रा का भले ही ऐसा लगे कि पॉलिटिकल इम्पैक्ट या किसी भी प्रकार का इम्पैक्ट फिलहाल ना लगे, लेकिन भविष्य में जरूर होगा। नहीं, ये मैंने आपसे पहले भी जब बात में कहा था कि किसी यात्रा की सफलता का मूल्यांकन करना, यात्रा की सफलता का कोई पैमाना नहीं होता, लेकिन जरूर इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर आप निरंतर प्रयास करें, चाहे यात्रा के माध्यम से हो या किसी भी और तरीके से आप करें, निरंतर अगर प्रयास है तो उसका परिणाम तो निकलता ही है कुछ ना कुछ। बहुत सारे जो युवा हैं वो आपके बारे में लिखते हैं कि कोई भी जो चुनाव लड़े उनको पढ़ना लिखना और किताबों के बारे में युवाओं को प्रेरित करना ये जरूर आना चाहिए, और वो आप कर रहे हैं सर। नहीं, अब मैं, क्योंकि खुद मेरे माँ बाप ने हमेशा सुनिश्चित किया है कि पढ़ाई सबसे पहले उसको तरजीह दी जाती थी, और ख़ास तौर पे हमको तो बच्चों को राजनीति से कोसों दूर रखा जाता था, सिर्फ इसीलिए कि कहीं हवा ना लग जाए। तो शायद उसीलिए हम कुछ कर गए, और खैर अब सार्वजनिक जीवन में आ गए हैं, तो बिल्कुल युवाओं के लिए तो हमेशा मेरा कहना यही है कि पढ़ाई लिखाई करो, और ख़ास तौर पे हरियाणा के जो बच्चे हैं इनको कम से कम 12वीं क्लास तक 3 चीज़ों पे ज़रूर जोर रखना चाहिए, मैथ्स, साइंस और इंग्लिश। ये 3 चीज़ें आज के ज़माने में और आने वाले ज़माने में अगर ये आपके पास नहीं है तो आप इस दौड़ में, जो तरक्की की दौड़ जिसको आप कह सकते हैं, उसमें पिछड़ जाएंगे, और हम पिछड़ना शुरू हो चुके हैं। तो ये एक खतरे की घंटी है जिसे
सरकार को भी समझना चाहिए और लोगों को भी, समाज को भी समझना चाहिए कि बच्चों के लिए सबसे ज़रूरी शिक्षा, और शिक्षा में भी कम से कम एक स्तर तक साइंस और मैथ जरूर पढ़नी चाहिए। और जैसे हम स्किल की भी बात करें सर, विदेशों में हम अलग अलग वैसे देखते हैं कि नौकरियों की जरूरत है, वहाँ पे स्किल होनी चाहिए व्यक्ति के भीतर, चाहे वो पढ़ा लिखा ना है, तो हमें इस तरह की स्किल भी अपने भीतर लेनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ स्किल का बहुत अभाव है। अब आप देखिए जो नर्सिंग है, विदेशों में, इंग्लैंड में आप जाइए, पूरी जो उनकी NHS है, नेशनल हेल्थ स्कीम, उसमें जो पूरा नर्सिंग स्टाफ है वो मतलब बहुत भारी संख्या में इंडिया से लोग हैं, खास तौर पे केरला वगैरह की साइड से। तो हर चीज की रिक्वायरमेंट है दुनिया में, खास तौर पे यदि आप स्किल्ड हैं। मैं कुछ साल पहले जर्मनी गया था एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन में, तो वहाँ बहुत इंडस्ट्रियाँ दिखती हैं आपको सड़कों पे वहाँ, क्योंकि बड़ी तो इंडस्ट्री तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ स्मॉल स्केल और मीडियम साइज इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, जो जर्मनी की रीढ़ की हड्डी है उनकी अर्थव्यवस्था की। तो वहाँ मैंने जैसे उनसे पूछा कि जी हमारे पास इतनी बड़ी मैन पावर है, स्किल्ड अनस्किल्ड, और आपके यहाँ अभाव है, तो आप हमारे से क्यों नहीं लोग ज़्यादा लेते? क्या ये लैंग्वेज की वजह से है? क्योंकि मेरे दिमाग में तो यही था कि जर्मनी वगैरह में इंडियंस कम इसलिए जाते हैं क्योंकि भाषा का मुद्दा है, लेकिन उन्होंने मेरे को चौंका दिया। उन्होंने कहा जी भाषा का तो कोई मुद्दा ही नहीं है, भाषा तो काम चलाने वाली जर्मन हम 6 महीने में सिखा देंगे, लेकिन मुद्दा ये है कि हमने कोशिश पहले भी की है, लेकिन आपके यहाँ से जो सो कॉल्ड स्किल्ड बच्चे आ रहे हैं, वो स्किल लेवल उनका है ही नहीं जब उनको मशीन पे हम खड़ा करते हैं। मतलब ये कि हमारा जो ये पूरा ढांचा है ITIs का, पॉलिटेक्निक्स का, ये कहीं ना कहीं बहुत इसमें अभाव है, बहुत भारी कमी आ चुकी है। ये अभी भी पता नहीं 50 साल पुरानी किसी इंडस्ट्री की चीज़ों के ऊपर लोगों को काम करा रहे हैं। तो हर चीज़ को अपग्रेड करने की ज़रूरत है अब, और इसी वजह से ये इतनी दुनिया में मांग है मैन पावर की। और ये हमारे जो बच्चे अब जो विदेश जा रहे हैं, ये ज़्यादातर वो हैं जिनके पास कोई स्किल नहीं है, सिर्फ ये है कि ज़मीन बची नहीं, वो जितनी थोड़ी बहुत है उसको बेच के पैसे इकट्ठा करके ये टाउट्स जो हैं, इनके माध्यम से वहाँ किसी तरह से पहुँचते हैं एक बेहतर जीवन की उम्मीद में। क्योंकि यहाँ तो सरकार ने तो नौकरियों पर ताले लगा रखे हैं, ना सरकारी नौकरियाँ हैं, प्राइवेट के लायक इनको बनाते नहीं, कोई व्यवस्था ऐसी नहीं कर रखी, या कोई चीज़ ऐसी नहीं कहते कि युवाओं को हम रोज़गार के लायक बनाने के लिए भी कुछ करेंगे। एक 2014 में स्किल डेवलपमेंट का एक शगुफा छोड़ा था, वो आज कहाँ पे है? वो सारे स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स कब खुले, कब बंद हो गए, कितना पैसा उनके अंदर स्वाहा हो गया, कोई हिसाब किताब ही नहीं किसी चीज़ का। तो ये सारे मुद्दे हैं हमारे सामने। सर मैं विधायकों की कार्यशैली भी देखूं तो मैं उनको सदन में बोलते हुए देखती हूं, चाहे वो मेवात के विधायक हो चाहे कहीं के भी विधायक हो, वो एक पर्चा सा लेकर आएंगे, वहीं पे ही पढ़ देंगे जी ये डिमांड, नहर की डिमांड जी, सड़क की डिमांड जी, यहाँ की डिमांड जी, वहाँ की डिमांड जी। मतलब वो बहुत बहुत बेसिक चीजें जो सदन तक जानी नहीं चाहिए, वो अपने हाथ में भी हम चाहें तो ठीक हो सकती हैं। तो सबसे बड़ी कमी हम ये माने कि हमारे जो विधायक हैं शायद उनको भी काम करने का तरीका जैसा रहा वैसा ही भाग गया। जो लेजिस्लेटर का काम है वो तो वो करता ही नहीं। लेजिस्लेटर का काम करना तो कानून बनाना है, कानून बनाने की प्रक्रिया में तो भागीदारी ही नहीं है। और हमारे हरियाणा में तो कल्चर एक ऐसी बनी हुई है ये लेजिस्लेटिव की कि जिस दिन बिल पास होता है उसी दिन तो पहर बाद, जिस दिन बिल पेश होता है उसी दिन तो पहर बाद उसको पास भी करा देते हैं। कोई ये नहीं कि उसको 2-4 दिन पहले सर्कुलेट करें, कोई पढ़ के आ सके, कोई आगे बहस कर सके उसके ऊपर। 90 में से 90 विधायक भी नहीं दिखते ना सर हर बार हमको। नहीं खैर वो तो आदमी की व्यस्तता हो सकती है कई बार, लेकिन ये जो आपने बात कही ना कि वो गली नाली के मुद्दे भी वो अपने विधानसभा के पटल पे उठा रहे होते हैं, ये तो वो काम है जो तहसीलदार, JE, SDO, SDM इस लेवल पे होने चाहिए। ये कोई विधानसभा में उठाने की चीजें थोड़ी हैं। लेकिन लोगों को भी मजा आता है कि देखो हमारे विधायक ने हमारे इलाके के बारे में रील बन जाती है तो जबकि विधायक का जो दर्जा है या पार्लियामेंटेरियन का जो दर्जा है वो एक दूसरे स्तर का है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ना तो हमारे विधायकों को शायद पता कि उनका असली काम क्या है, लेकिन और दूसरा वो क्योंकि विधायक ऐसे हैं तो लोग भी उसी तरह से ट्रेन हो गए, लोग भी वही उम्मीद रखते हैं।
कोई अपने विधायक से ये नहीं पूछता कभी कि तूने फलाने बिल के ऊपर चर्चा में क्या कहा। हाँ। वो भी यही रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनको ही लेके आते हैं। तो एक गलत परिपाटी है ये जो चल गई। और दूसरा ये भी है कि हमारे यहाँ तो विधानसभा का सत्र होना ना होना एक बराबर है। अब 3 दिन का सेशन का क्या मतलब होता है कि आपने थर्सडे फ्राइडे को 2 दिन सिटिंग की, फिर सैटरडे संडे छुट्टी होगी और फिर मंडे को हुआ, मंडे को खत्म कर दिया। ये सारा सिर्फ क्योंकि मैंडेटरी होता है कि 6 महीने में सेशन कराना है। तो लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। सर ये मेरा आखिरी सवाल है अब। सुबह आपको मैंने खाना खाते हुए देखा, दोपहर में आपने थोड़ा सा खाया, मतलब ये जो यात्रा है कुल मिला के मैं ये कहूँ कि पूरे आपका भी जोर आजमाइश की यात्रा है। हाँ, जोर आजमाइश तो जैसे मैं इसको संज्ञा देता हूँ कि मैराथन जो होती है 42 किलोमीटर की वो होती है और एक हाफ मैराथन बोलते हैं। खासतौर पर इनका आजकल शहरों में बहुत चलन है क्योंकि पूरी मैराथन तो लोग बहुत कम कर पाते हैं, प्रोफेशनल्स ही हैं जो कर पाते हैं। हाफ मैराथन का बहुत चलन है 21 किलोमीटर। हम हाफ मैराथन 3 महीने से करने लग रहे हैं रोज। तो जोर आजमाइश तो हो ही रही है। सर बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, thank you so much। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शुभकामनाएं बहुत बहुत। बहुत शुक्रिया। तो ये जो है ये हमने ब्रिजेंद्र साहब की यात्रा का ये पहला दिन है हमारा। और जो भी समय इस यात्रा को देख रहे हैं, कोई सवाल अगर हमसे छूट गया हो और कोई सवाल जो आप पूछना चाह रहे हो तो हमें लिख के भेज दीजिए। इस यात्रा में हम दोबारा शामिल होंगे, दोबारा सवालों के जवाब आपके भी होंगे और मेरे भी होंगे। आपने ये यात्रा का पूरा दिन देखा, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।